ठीक है, सबसे पहले आ जाओ इसमें प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी धातु, एक बार शॉर्टकट पहले सुनो फिर लिखवा देंगे, एकदम आसान सा है। सबसे पहले यहाँ लिखोगे क्या, कैसे लिखना हम ये भी बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्लांक की क्वांटम थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। किसी धातु की सतह पे पड़ने वाली जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह सतत न होकर क्या होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं। यदि किसी क्वांटा की आवृत्ति क्या हो, किसी फोटान की आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, क्या हो आवृत्ति, न्यू हो, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू होती है। जहाँ न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति होती है, या आपतित फोटान की क्या होती है, आवृत्ति तो होती है। ये समझ में आ गया, सिंपल सा, पहले ये लिखेंगे। अब आ जाओ, इतना लिखने के बाद अब हम आइंस्टीन क्या कह रहे हैं इसके बारे में विचार करेंगे। पहले चीज हो गया, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, पहले प्लांक की क्वांटम थ्योरी लिखेंगे कि किसी जो प्रकाश जो हमारा आता है, प्रकाश ऊर्जा सतत न होकर क्या होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में भी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। यदि किसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, तो उसके प्रत्येक फोटान की आवृत्ति क्या, ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रत्येक फोटान की एच न्यू होती है। जहाँ पे न्यू क्या है, हमारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी। या इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया, यहाँ पे एच की चर्चा नहीं किया, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है। क्लियर हो गया, सिंपल सा। अब आ जाओ, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने कहा, इसके बाद हमने पहले भी कहा था, आइंस्टीन ने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश ऊर्जा पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा में जो फोटान आते हैं, एक फोटान केवल किस पे पड़ता है, एक फोटान जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पास में आ रही है। जब हमारा क्या होता है, जब किसी आवृत्ति का या किसी क्या कहते हैं उसको, तीव्रता का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पे पड़ता है, इससे धातु की सतह हो गई, मान लो यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो जब इसकी धातु की सतह जब पड़ेगा तो एक फोटान को एक ही इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है। और जैसे ही एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, ठीक है, मान लो एच न्यू ऊर्जा का आ रहा है, जैसे इस पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोटान पड़ा, वो हमारा फोटान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे नष्ट हो गया। ये उसको क्या कर लिया, पूरी तरह इस ऊर्जा को वो धारण कर लिया। उस ऊर्जा के पैकेट को इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, धारण कर दिया। प्रत्येक फोटान को या एक फोटान को एक ही इलेक्ट्रॉन उसको धारण करेगा, और धारण करते ही या उसको ऊर्जा को धारण करते ही हमारा फोटान क्या हो गया, समाप्त हो गया। फोटान क्या हो गया, नष्ट हो गया, स्वयं नष्ट हो जाएगा। और ये स्वयं अपने आप, क्योंकि ऊर्जा की पैकेट थी ना, वो हमारा कोई चिप्स का पैकेट थोड़ा था कि खाने के बाद पॉलिथीन ऊपर से कवर बच जाएगा, वो पूरी ऊर्जा की पैकेट थी। बात समझ में नहीं आ गई। जैसे मान लो रोटी का हम पैकेट बना दें और किसी को दे दें खाने को, तो क्या करेगा वो, जब खाएगा तो रोटी खा जाएगा, पूरा उसकी पैकेट ही है। तो ये ऊर्जा की पैकेट को जब धारण कर लेगा ये, तो ऊर्जा क्या हो गई, जो फोटान था वो नष्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब उस ऊर्जा को पाने के बाद यह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूपों में कार्य करता है। कितने रूपों में, दो रूपों में कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। पहले हम प्लांक की क्वांटम थ्योरी लिखेंगे, हो गया। उसके बाद तब क्या लिखेंगे, उसका लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार जब क्या होता है, जब हमारा फोटान की पैकेट या ऊर्जा की जो पैकेटें अथवा जो फोटान है जब किसी धातु की सतह पे गिरते हैं तो एक फोटान, ठीक है, एक फोटान की ऊर्जा को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है। और जैसे ही एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, गिरते ही इस पे इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उस फोटान को अवशोषित कर लेगा, और फोटान या पूर्णतः स्वयं ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और इस ऊर्जा को ये पाने के बाद या अवशोषित करने के बाद या ऊर्जा को पाने के बाद यह इस ऊर्जा को दो रूपों में व्यय करता है। इस ऊर्जा को कितने रूप में खर्च करेगा, दो कार्य के रूप में या दो तरीके से व्यय करेगा। पहला जो व्यय करता है वो इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन धातु की सतह से बाहर आ सकता है नहीं, तो ये पहला जो है ऊर्जा का खर्च कहाँ करेगा, इस धातु की सतह से बाहर आने में खर्च करेगा। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को पा गया तो इस जो धातु की सतहें हैं जो इसको आकर्षण बल से बांधी हैं, सबसे पहले क्या करेगा, इससे बाहर आने में कार्य करेगा। धातु की सतह से बाहर निकलने में क्या करेगा, कार्य करेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। यानी पहला कार्य करेगा यहाँ पर कार्यफलन। ठीक है, क्या करेगा ये, कार्यफलन में पहली ऊर्जा व्यय करेगा। ठीक है, अब उसका जब यहाँ सतह से बाहर आ जाएगा तो अब जो शेष ऊर्जा बचेगी उससे क्या करेगा वो, उससे वो गतिज ऊर्जा धारण करेगा। क्या धारण करेगा,
तो दूसरी ऊर्जा जो है उसको गतिज ऊर्जा में वो व्यय करेगा। किसमें व्यय करेगा? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अर्थात अगर कोई फोटान आ रहा है जिसकी आवृत्ति न्यू है तो प्लांक के हिसाब से उस फोटान की ऊर्जा कितनी हो गई? एचन्यू हो गई। इस एक फोटान को एक ही इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा, जैसे एचन्यू ऊर्जा को अवशोषित करेगा। आइंस्टीन के हिसाब से ये दो रूपों में कार्य करेगा। पहला, उस ऊर्जा का व्यय कहाँ करेगा? इसकी धातु की सतह से बाहर निकलने में, धातु की सतह से बाहर निकलने में व्यय करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन को हम किससे दिखाते हैं? W से या फाई जीरो से दिखाते हैं। तो कार्यफलन मान लो, इसको हटा दो, W में मान लो खर्च कर दिया। इस ऊर्जा का पहले खर्च कहाँ करेगा? W में। अब उसके बाद जो शेष ऊर्जा बचेगी उसको, उससे क्या करेगा? वो बाहर तो निकल गया। अब शेष जो ऊर्जा इसके पास बचेगी उसको किस में व्यय करेगा? गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय करता है। गतिज को किससे दिखाएंगे? ई के से। तो इसका मतलब आइंस्टीन के हिसाब से जो ऊर्जा एचन्यू है, यही ऊर्जा एचन्यू, यह दो रूपों में व्यय हो रही है, W और प्लस ई के में खर्च हो रही है। किसमें खर्च हो रही है? W प्लस ई के में खर्च हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर इस धातु की जो दहली आवृत्ति अगर न्यू हो तो बताओ कार्यफलन बराबर क्या होता है? कार्यफलन बराबर क्या होता है? एच न्यू जीरो होता है कि नहीं होता है? ये कार्यफलन है ना। अगर इस धातु की सतह की जो दहली आवृत्ति अगर न्यू जीरो हो तो इसका मतलब कार्यफलन किसके बराबर होता है? एच न्यू जीरो के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया प्लस ई के। तो जो इसकी ई के क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा ई के बराबर क्या निकलेगा? इसको ध्यान दो, हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। ये है आइंस्टीन का हमारा नियम। ठीक है, ये क्या है? यह सुन लो फिर से, यह जो एच न्यू है, अब यहाँ पे जो गति ऊर्जा सिंपल सा एकदम है, देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है सतह से, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। वह किसके बराबर होगी? यह एच न्यू क्या है? यह एच न्यू आपतित फोटान की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? आपतित फोटान की ऊर्जा पूरा लेंगे, उसमें से एक मिनट रुक जाओ, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, आपतित फोटान की ऊर्जा है। अब उसके बाद जो ऊर्जा उसके पास आई है उसमें से यह कौन सी ऊर्जा है? यह कार्यफलन है। कार्यफलन वो खर्च करके कहाँ आएगा? धातु की सतह से बाहर आएगा, उसको निकाल दो। अब जो इसके पास ऊर्जा बची, इतना पूरा ऊर्जा फोटॉन से मिली थी, इलेक्ट्रॉन को पूरी ऊर्जा एच न्यू मिली, उसमें से उसने W कार्य किया तब जाके बाहर आया। तो W को घटा दो इसको। अब घटाने के बाद जो ऊर्जा बचेगी वही उसके किसके काम आएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका अधिकतम वेग अगर v मैक्स हो, अधिकतम वेग क्या हो उसका? v मैक्स हो। कभी कभी एग्जाम में कहीं कहीं v मैक्स लिखेगा, कभी कभी केवल b लिख रहा है, तो जो लिखे तुम वही मानो। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका अधिकतम वेग क्या है? v मैक्स हो। तो गतिज ऊर्जा सभी जानते हो, हाफ m v स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर हाफ m बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा तब? हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे भी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो कभी कभी एग्जाम में इसको प्रूव करने के लिए देगा, सीधे सीधे इसको लिख देता है कि आइंस्टीन का समीकरण इसको सिद्ध कीजिए। जैसे वो यही भाषा कई तरीके से जानते हो, पूछा जा सकता है। एक बार फिर से सुन लो कैसे लिखना है, मैं भी लिखवा दूंगा, पहले सुन लो स्पीड से कैसे लिखना है। एकदम आसान तरीका। पहले हम उठाएंगे प्लांक की क्वांटम थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लांक के अनुसार किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश क्या होता है? सतत न होकर, सतत मतलब लगातार न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो? न्यू हो, तो प्रत्येक फोटान या वही प्रत्येक ऊर्जा पैकेट, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या होगी? एच न्यू होगी। ई बराबर क्या होगी? एच न्यू होगी। ये हो गया किसके हिसाब से? प्लांक के हिसाब से। अब लाइन चेंज करो, आ जाओ आइंस्टीन के हिसाब लिखोगे आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक फोटान जब गिरते हैं, धातु की सतह जब गिरते हैं, तो एक फोटान
केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और इसको अवशोषित करते ही, जैसे फोटॉन को अवशोषित करेगा, अवशोषित करते ही पूरी ऊर्जा फोटॉन किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और फोटॉन स्वतः क्या होता है? अपने आप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऊर्जा का पैकेट समाप्त हो गया तुरंत। पूरी ऊर्जा इसने किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो रूपों में व्यक्त करता है। पहला नंबर, धातु की सतह से बाहर आने में। पहला क्या होगा? सर्वप्रथम क्या करता है? धातु की सतह से बाहर आने में ऊर्जा को व्यय करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन कहते हैं। जिसे धातु का क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे किससे प्रेरित करते हैं? W से। अब इतना खर्च करके बाहर आ गया। अब दूसरा क्या करेगा? अब जो उसके पास शेष ऊर्जा बचती है, अब लिखोगे शेष बची हुई ऊर्जा से वो क्या करता है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। जिसे किससे प्रेरित करते हैं? E से। गतिज ऊर्जा को पीछे भी पढ़ाया होगा तो हमने बताया, गतिज ऊर्जा को या तो K से प्रदर्शित करते हैं या तो E से। तो यहाँ E से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको गति किससे प्रदर्शित करेंगे? E से। अर्थात जो फोटॉन की ऊर्जा कितनी थी? प्रत्येक फोटॉन की hν थी। यही hν ऊर्जा जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो देने के बाद अपने हो गया नष्ट। इलेक्ट्रॉन जब hν ऊर्जा को पा गया तो इसको दो कार्य में खर्च करेगा। पहला कार्यफलन में खर्च करेगा, प्लस दूसरा गतिज ऊर्जा में। इसी ऊर्जा को दो भागों में खर्च किया, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम जानते हैं अगर धातु की सतह की दहलीय आवृत्ति न्यू हो तो कार्यफलन W बराबर क्या होता है? hν होता है। hν 0 होता है, तो यहाँ hν 0 लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो -hν 0 हो गया, इधर से ले जाएंगे तो E के बराबर इतना हो गया। यहाँ से H कॉमन ले लो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? hν माइनस ν0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका अधिकतम वेग क्या हो? Vmax हो। क्या हो? Vmax हो, तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ m v² होता है। तो यहाँ जाएगा हाफ m Vmax² हो जाएगा। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे तो यही फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो इसको कहो चाहे इसको कहो, बात एक ही हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेरिवेशन एकदम सिंपल सा है। जल्दी बोलो। हाँ, देख लो, इसमें आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। अगला इसमें टॉपिक हो जाएगा, क्या नियम था उसमें? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम ना। तो यहाँ हम व्याख्या करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या। ठीक है, ये जो व्याख्या, यहाँ जो नियम दिया गया था हमने पहले भी कहा था, लेनार्ड थे और हर्ट्ज थे। उन्होंने प्रयोग के आधार दिया था। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। मतलब कोई थियरी के हिसाब से नहीं व्याख्या थी। लेकिन आइंस्टीन ने जब प्रकाश वैद्युत समीकरण दे दिया तो यहाँ यही हमारा प्रकाश वैद्युत समीकरण है ही। इसके हिसाब से अब हम थियरी के हिसाब से इनके नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, फार्मूले से व्याख्या किया जा सकता है। इसके पहले क्या था? उन्होंने प्रयोग के द्वारा दिया था। ठीक है, तो एकदम व्याख्या सिंपल है। जैसे इस बार बोर्ड में पूछा गया था समीकरण लिखिए इनका और व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में शायद था, 3 नंबर में था। तो ये समीकरण क्यों ले लिखना था, और जब ऐसे कहते समीकरण लिखने को ना तो समीकरण में सबको बता देना कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना लिखोगे तो क्या हो जाएगा? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Bmax क्या होगा? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग हो जाएगा। H क्या होगा? प्लैंक नियतांक। न्यू क्या है? आपतित फोटॉन जो है, आपतित प्रकाश के फोटॉन की क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है? धातु के लिए दहलीय आवृत्ति है, आपतित फोटॉन की दहलीय आवृत्ति है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें व्याख्या करने से पहले हमें नियम 5 पता होना चाहिए। अभी जस्ट हम दोहराए। पहला नियम इसमें क्या है? प्रकाश वैद्युत जो उत्सर्जन की दर है, या प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी धातु की सतह से, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किसके अनुपाती होती है? तीव्रता के अनुपाती होती है। अब सुनो इनके नियम से व्याख्या। आइंस्टीन के नियम के अनुसार हमारा जो एक फोटॉन होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देता है।
तो यदि हम प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाया जाए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पे क्या होता है, प्रति सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। और प्रति सेकंड आने वाले फोटोन की संख्या जब बढ़ जाएगी तो जितने ज़्यादा फोटोन हमारी धातु की सतह पर गिरेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। समझ में आ गया नहीं, अनुकोणपाती होता है। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, जितना भी तीव्रता है, अगर तीव्रता 2 गुना कर दें, यानी फोटोन जो आपतित फोटोन उसकी मात्रा 2 गुना कर दें, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर भी क्या होगी, 2 गुना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रति सेकेंड आने वाले फोटोनों की संख्या 2 गुना कर दें, यानी तीव्रता 2 गुना कर दी हमने, तो अगर तीव्रता का जितने गुना बढ़ाते जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन आ रहे हैं उनकी संख्या को उतना गुना बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितना गुना उसको बढ़ाते जाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। मान लो जैसे 2 फोटोन नहीं, मान लो अगर 1 लाख अगर फोटोन आ रहे हैं प्रति सेकेंड, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे। अगर उसको हम 2 गुना तीव्रता कर दें तो प्रति सेकंड 2 लाख फोटोन आने लगे, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, 2 लाख इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। समझ में आ गया। पहला नियम इसमें लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है। अतः यदि तीव्रता बढ़ाते हैं, यदि हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो तीव्रता बढ़ाने का तात्पर्य ये ऐसे लिख सकते हो, व्याख्या है, तीव्रता बढ़ाने का तात्पर्य क्या है, प्रति सेकंड आने वाली फोटोनों की संख्या को बढ़ाना है। और फोटोनों की संख्या जितनी अधिक बढ़ती जाएगी क्या होगा, उतने अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देंगे, तो क्या होगा, उससे हमारा उत्सर्जन हो जाएगा, उतने अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट हो गया। दूसरा नियम क्या होता है इसमें, दूसरा नियम हमने पढ़ा है इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा के बारे में, दूसरा तीसरा दोनों नियम अधिकतम गतिज ऊर्जा पे है। ठीक है, अब देख लो दूसरा नियम ये कहता है, या दूसरा तीसरा की व्याख्या में इकट्ठा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तीसरा की व्याख्या इकट्ठा कर देंगे। इसका आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यही है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, जो फोटोन आपतित हो रहा है उस फोटोन की ऊर्जा पर, यानी उसकी तरंग, उसकी आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है, बल्कि तीव्रता पे नहीं, क्योंकि तीव्रता का मतलब होता है फोटोन की संख्या को बढ़ाना। तो फोटोन एक नहीं 50 हो, एक की जगह 50 कर दो, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा, उसकी आवृत्ति कम हो तो वो पर्याप्त नहीं है गतिज ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि गतिज ऊर्जा केवल किस पे निर्भर करती है। यहाँ दूसरा तीसरा नियम इकट्ठा कर दोगे कि आइंस्टीन के क्या, किसके, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, ये कौन है हमारा, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति पर, आवृत्ति है कि नहीं है, आवृत्ति पे निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर। ठीक है, तो ऐसे समझ लो। कैसे हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये क्या है, यह एक फोटोन की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है, एक फोटोन की ऊर्जा को व्यक्त करता है। और कितने फोटोन है इसमें कई संख्या से निर्भर करता है। तीव्रता बढ़ाने से फोटोनों की संख्या बढ़ती है। किसकी बढ़ती है, फोटोनों की संख्या n बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ क्या कहीं लिखा है हमने फार्मूले में कि ये संख्या पर निर्भर करता है, नहीं है, यह केवल प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करती है, फोटोनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसे देखोगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा प्रत्येक फोटोनों की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोनों की ऊर्जा पर निर्भर करती है, न कि फोटोनों की संख्या पर। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद उसमें लिखोगे तो संख्या पर निर्भर नहीं करती। अतः संख्या पर निर्भर न करने का तात्पर्य क्या हो गया, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि तीव्रता का मतलब फोटोनों की संख्या से होता है। तीव्रता अगर हम 2 गुना करें तो आने वाले फोटोन की संख्या 2 गुना करती, उससे ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। तो सुनो बात को, तीव्रता बढ़ाने मतलब ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। अगर तीव्रता हमने कहा 2 गुना कर दिए तो समझ जाओ उतने ही समय में 2 गुना फोटोन आएंगे, 4 गुना कर दिए तो 4 गुना फोटोन आएंगे, उससे उसकी कोई ऊर्जा का मतलब नहीं है। ठीक है, सुन गए, और फिर से सुन लो। आज दूसरा की व्याख्या, पहले तो आसान है, कर लोगे ना, पहला कर लोगे ना, दूसरा सुन लो। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। आपतित प्रत्येक फोटोन की
ऊर्जा पे निर्भर करते हैं, न कि उनकी संख्या पे। कहीं हमने यहाँ n संख्या का जिक्र किया है? नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पे निर्भर नहीं करते, अर्थात संख्या पे निर्भर न करने का तात्पर्य क्या है? तीव्रता पे निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फोटॉन की देखो दूसरा व्याख्या हो गई दूसरे की, हम उसी में तीसरे की भी व्याख्या लिख दोगे, जो क्या है? नियम नंबर 2 है। ठीक है, उसी में लिखो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा पे इनकी गति जो निर्भर करती है, और प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। अतः जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उनकी गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है? आपतित जो प्रकाश जो फोटॉन है, उस आपतित फोटॉन की आवृत्ति पे निर्भर करती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें निर्भर कर रही है आवृत्ति पर, क्योंकि ऊर्जा का मतलब आवृत्ति से न हो गया। ठीक है, ये हो गया नियम नंबर 3। और चौथा नियम आ जाओ, अभी इसके बारे में चर्चा भी किया था। यदि इसमें लिखोगे चौथे में, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू क्या हो जाए? छोटी हो जाए। किससे? न्यू जीरो से। न्यू जीरो से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। हमने उसमें क्या लिखा है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम हो जाए। और निश्चित आवृत्ति कौन होती है? देहली आवृत्ति होती है, लिखवाया गया ना। तो यदि क्या किया जाए, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से छोटी हो, कम हो जाए, कम हो गई नहीं हो गई, तो बताओ यहाँ से घटाने पर ये कम हो गया अधिक हो गया, तो हमारा जो ये मान है इसमें से घटाएंगे, छोटा हो गया ये धनात्मक वाला, और ऋणात्मक वाला क्या हो गया? बड़ा। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा क्या मिलेगी? ऋणात्मक मिलेगी, जो कि असंभव है। किसी की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, जो नियम नंबर क्या है? 4 है। बात में आ गई? सुना कि नहीं? ठीक है, अब सुन लो नियम नंबर 5। इसके नियम नंबर 5 की व्याख्या सुन लो। जैसे ही क्या होता है, कोई एक फोटॉन क्या होता है, जैसे ही कोई पहला फोटॉन या एक फोटॉन जैसे ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, उस पे पड़ते ही वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। उस पूरी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा क्या करता है? उसको दे देता है, और स्वयं नष्ट हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाते ही तुरंत क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अर्थात फोटॉनों के गिरने और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन में कोई समय स्पर्शता नहीं होती है। नियम नंबर कौन हो गया? 5 हो गया। ठीक है, बात में आ रही? तो अगर कहोगे तो हम लिखवा भी देंगे, एक बार फिर से सुन लो, तेजी सुन लो। नियम 5 पता है सबको ना? पहला नियम पे जो पहला नियम क्या है? जो प्रकाश उत्सर्जन की दर क्या है? दर है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर वह क्या होती है? तीव्रता के अनुपाती होती है। ठीक है, तो पहला नियम लिखोगे आइंस्टीन के अनुसार एक फोटॉन क्या करता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। अतः तीव्रता बढ़ाने पर आपतित फोटॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। तो नियम नंबर 1 क्या हो गया? की व्याख्या संपन्न हो गई, समाप्त हो गई। नियम नंबर 2 की व्याख्या सुन लो। ठीक है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो उत्सर्जित होता है, उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह ये देखो हमने क्या लिखा है? प्रत्येक जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा h क्या होती है? प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, वह प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा पे निर्भर करते हैं, न कि उनकी संख्या पे। उनकी संख्या पे निर्भर न करने का तात्पर्य क्या हो गया? कि तीव्रता पे निर्भर नहीं करते हैं। तीव्रता पे निर्भर नहीं करते। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब उसी में आ जाओ। नियम नंबर 2 हो गया। उसमें चाहो तो तीसरा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको नंबरिंग करके नहीं व्याख्या करना है, वो ऐसे नियम लिखते जाओ, व्याख्या वैसे ही करते जाओ। उसमें लिखते जाओ कि ये नियम नंबर 1 की व्याख्या है, ये नियम जो कि नियम नंबर 1 है। किसी की भी व्याख्या करने के बाद उसमें लिख दो जो कि क्या है? नियम नंबर 1 है। इसकी व्याख्या हो गई, लिख दो नियम नंबर 2 है। अब आ जाओ इसी में लिखोगे, जबकि क्या है? आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा प्रत्येक फोटॉन की किस पे निर्भर करती है? ऊर्जा पर, h पर निर्भर करती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा पर निर्भर करती है। जो ऊर्जा किसके अनुसार बनती है? जो ऊर्जा प्लांक के हिसाब से वैसे लिख लो, जो ऊर्जा क्या होती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे कौन होता है? आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति न्यू का मान बढ़ाने, देख लो यहाँ पे न्यू का मान बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे, घटाने पे ये मान क्या होगा? उतना ही अधिक आएगा। मान लो ये तो फिक्स 4 है, अब इसको 5 बजाय 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, तो क्या होगा? इसका मान बढ़ता जाएगा ना। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अतः आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ाने पर, अनुपाती देखो सीधे नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ गुणे में नहीं है। ठीक है, आपतित प्रकाश की जो फोटॉन है, फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाने पर
फोटान की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या होगी समीकरण के अनुसार गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो कि नियम नंबर क्या है 3 है। ठीक है, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, आपतित प्रकाश फोटान के आवृत्ति पे क्या करती है, निर्भर करती है, और आवृत्ति बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल देख लो, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, होगा नहीं समीकरण से। ये नियम नंबर कौन हो गया 3। और नियम नंबर 4 लिखोगे, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू क्या हो, पहली आवृत्ति न्यू 0 से क्या हो, कम हो, तो जो यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है वह क्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक, जो कि क्या हो गया समझ। देखो ये छोटा हो गया तो बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हो गया तो ऋणात्मक तो आना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसमें यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पहली आवृत्ति न्यू 0 से क्या हो, कम हो, तो यहाँ पे देख लो ये छोटा हो गया बड़ा हो गया ना, तो घटाने पर ऋणात्मक आएगा। तो हमें गतिज ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से ऋणात्मक प्राप्त होती है, जो कि असंभव है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, यहाँ ये घटना होगी नहीं। किसी गतिज ऊर्जा शून्य हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, धनात्मक होगी, ऋणात्मक गतिज ऊर्जा कोई मतलब नहीं होता, अर्थात जो कि असंभव है। इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, ये घटना नहीं घटेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे यहाँ पे तीव्रता कुछ भी अब रखी जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। एक 50 के बजाय 100 फोटान गिराएं, पर उनकी जब प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या हो गई, दहलीय आवृत्ति से जब कम चल हो गई, ऊर्जा कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये नियम नंबर कौन सा है, 4 है। नियम नंबर 5 सुन लो, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, कोई एक फोटान क्या होता है, जैसे ही किसी धातु के इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, वो तुरंत अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन उस संपूर्ण ऊर्जा को पाते क्या होता है, अपनी कक्षा को, अपनी धातु की सतह को छोड़ के बाहर आ जाता है। अर्थात प्रकाश फोटान के गिरने, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। बात समझ में आ गई नहीं अभी, बस सिंपल सा है, कर लोगे ना, व्याख्या लिखवा दें।